Hello everyone. Today we will again start the same chapter of class 12th, chapter 6, molecular basis of inheritance. और हमने इसमें लगभग 8 पार्ट्स कवर कर लिए हैं जिनमें हमने क्या क्या कवर किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए और आरएनए के डिफरेंस के बारे में, और जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, और जेनेटिक कोड भी हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आएगा। तो आज के सेशन में हम ट्रांसफ़र आरएनए पढ़ेंगे, देन प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो मैं आज थोड़ा सा चेंज ये लाना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँगी। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले मैं अपने नोट्स से जो भी चीज़ें हैं मैंने जो कलेक्ट किया है, अब मेरे नोट्स थे सेल्फ नोट्स, उनको मैं पहले बताऊंगी एक बार अपने नोट्स से। फिर द सेम जो उसमें सेम चीज़ है उसको फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ट्रांसफ़र आरएनए वाले में। और प्रोटीन सिंथेसिस में एक बार मैं नोट्स से बताऊंगी, उसके बाद हम उसी सेम चीज़ को एक वीडियो से देखेंगे, एनिमेटेड वीडियो से। देन हम फिर उसकी एनसीईआरटी लाइनिंग पढ़ेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज़ पूरा समझने के लिए वीडियो के साथ बने रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। देन सेम थिंग जो भी हमें पढ़ेंगे उसको हम एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे, देखेंगे कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। तो पहले मैं अपने नोट से बताऊंगी, उसके बाद सेम चीज़ हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, इसमें है पहला सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर लाइक ऑल द आरएनएस। जैसे कि बाकी आरएनए होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, वैसे ही ये आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन अपीयर होता है डबल स्ट्रैंडेड। क्यों? क्योंकि जो बेसिस इसमें पाए जाते हैं उनके बीच में ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, but appears as double stranded due to formation of hydrogen bond in the same strand। सेम स्ट्रैंड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड दिखता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये ट्रांसफ़र आरएनए है, तो ट्रांसफ़र आरएनए में जो बेसिस होंगे तो बेसिस आपस में वो हाइड्रोजन मान लीजिए ऐसे घूमे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन अपीयर होता है डबल स्ट्रैंडेड। ओके। Robert Hawley proposed 2D structure of yeast alanine transfer RNA। रॉबर्ट हॉले नाम के साइंटिस्ट ने जो यीस्ट है, यीस्ट मतलब एक और फंगस होता है यीस्ट, उसमें जो एलेनाइल ट्रांसफ़र आरएनए होता है, मतलब एलेनाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है। एलेनाइल क्या होता है? एलनीन क्या होता है? एक अमाइनो एसिड होता है। तो जो जिस अमाइनो एसिड को ये ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करता है उसका स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया, और उसका एक 2D स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया। और वो जो 2D स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर क्या है? एक मतलब एक ऐसा पौधा होता है, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। तो इस तरह का कुछ मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। देखते हैं वो क्लोवर लीफ मॉडल है क्या। तो जो हमारा क्लोवर लीफ मॉडल है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ये है तो सिंगल स्टैंडर्ड, जैसे आप देख सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड ही है, लेकिन आपस में ही में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। ये जो में लाइन बनी हुई है ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेम स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड अपीयर होता है, लेकिन होता क्या है? ओरिजिनली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है क्योंकि ये आरएनए है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? पहला तो एक्सेप्टर स्टेम। एक्सेप्टर स्टेम क्या होता है? जहाँ से जिस स्टेम से, यानी 5 एंड और 3 एंड, जैसे कि आरएनए में है तो एक पोलैरिटी होती है 5 प्राइम एंड होता है और एक होता है 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे एक ग्रुप होता है जी, गुवेनिन होता है। गुवेनिन यहाँ ग्रुप पाया जाता है 5 प्राइम एंड पे, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ हम चलते हैं। तो 5 प्राइम से अगर हम देखें उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो एक हमें DHU लूप करके आता है।
मतलब इसका बस नॉर्मल सा नाम है, याद कर लीजिए। और इसे एनसीईआरटी में तो इतना लिखा नहीं डिटेल में, लेकिन थोड़ा समझने के लिए डीएचयू लूप इसे कहते हैं। अब क्यों कहते हैं क्यों नहीं कहते हैं वो थोड़ा सा और आगे बताते हैं। डीएचयू लूप, और उसके बाद एक और लूप जो बना हुआ है इसे एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। एंटी कोडॉन लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जो मैसेंजर आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए उसमें कुछ कोड्स होते हैं, जैसे बेसेस हैं ए यू जी सी, कुछ भी मतलब मैसेंजर आरएनए में बेसेस होंगे। उन बेसिस का जो ट्रिपलेट कोडॉन होगा इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री या एंटी कोडॉन होगा। मतलब जैसे अगर ए है तो यहाँ एंटी में कौन सा होगा, इसका उल्टा यानी यू होगा। अगर जी है तो इसका उल्टा कौन सा होगा, सी होगा। यू है तो ए होगा। तो यहाँ एंटी कोडॉन वाले पे, इस वाले पोजीशन पे जो कोडॉन है मैसेंजर आरएनए का उसका कॉम्प्लीमेंट्री या उसका ऑपोजिट एंटी कोडॉन वो पाया जाता है। इसे एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। यही जो एंटी कोडॉन लूप होता है ये जाके मैसेंजर आरएनए की रीडिंग करता है। जैसे कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस खोजता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स मिल जाते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो कोडॉन होता है उसके अकॉर्डिंग ये अमाइनो एसिड लाता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये होता है एंटी कोडॉन लूप। एक एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल लूप भी होता है। एक्स्ट्रा आर्म मतलब कि इसी में से थोड़ा सा निकला हुआ पोर्शन है, सो एक्स्ट्रा आर्म कह रहे हैं, या इसे वेरिएबल लूप कहते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल होता है। एक होता है टी साई सी लूप, इस लूप को टी साई सी लूप कहते हैं। और एक होता है एक्सेप्टर एम स्टेम। एक्सेप्टर एम की स्टेम किधर होता है, 3 एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और उसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए जैसे सी सी ए बेसिस है, अगर हमारा एक्सेप्टर एंड है, इस तरह से हम बताते हैं इसको, एक्सेप्टर एंड है, तो उस एक्सेप्टर एंड में 3 बेसिस होंगे। कौन कौन से, ए सी और उससे जुड़ा होगा OH ग्रुप, और इस OH से ही आने वाला अमाइनो एसिड जुड़ेगा। मतलब जिस अमाइनो एसिड को मतलब ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है कि वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, लाता है, कोडॉन पढ़ता है, कोडॉन की रीडिंग करता है मैसेंजर आरएनए में, और उसके अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड प्रोटीन के लिए ज़रूरी होते हैं उसको ले आता है। तो इसी OH ग्रुप से ये जुड़ता है अमाइनो एसिड। तो ये 3 एंड की तरफ होता है, ये एक्सेप्टर स्टेम जिसे कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया। बहुत ही आसान था, बहुत ही कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बातें थी वो आप समझ सकते हैं। और जो भी मैंने खुद सेल्फ नोट बनाया है तो ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे बिना कहे, अपने बाद में पढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं कि आप बार बार वीडियो देख लेंगे, हो सकता है अगर एक बार ना समझ दोबारा देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पहले आप वीडियो बैठ के नहीं ना देखेंगे, तो अपना नोट्स बनाते रहिएगा। और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्योंकि आप नोट्स से ही रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। एक बार वीडियो देखेंगे, 1 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की जो भी वीडियो बन रही है, आप फिर दोबारा उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय थोड़ा आसानी रहे। तो जो भी मैंने लिखा है वो आप अपने को नोट्स से बना सकते हैं, पॉज करके बना सकते हैं नोट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि क्लोवर लीव मॉडल में क्या क्या होता है, जो मैंने बताया उसी को मैंने लिख दिया है कि 5 एंड ऑलवेज हैव गुवेनोसिन। जो 5 एंड मैंने दिखाया था उसमें हमेशा एक गुवेनोसिन होता है। जैसे 5 एंड यहाँ बना हुआ था इस तरह से, तो यहाँ पे बनाया हुआ था, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे 5 एंड पे हमेशा एक गुवेनोसिन ग्रुप होगा। गुवेनोसिन एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। 3 एंड हैव ACCOH ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि ACC देन OH ग्रुप, जिससे OH से अमाइनो एसिड जुड़ेगा। जो मैंने बताया उसको मैं लिख दी हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आसान याद करना आसान रहे। 3 एंड इज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड, जैसे अभी बताया कि 3 एंड क्या होता है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड या एक्सेप्टर स्टेम का साइड होता है। और जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उस पर कुछ अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होता है। मतलब हमें उसका मतलब यूज़ ये नहीं पता है, हमारे लेवल तक हमें उसका यूज़ नहीं पता है, उसे हम अनयूजुअल कह रहे हैं। बेसिस प्रेजेंट कौन कौन से, मिथाइल गुवेनोसिन प्रेजेंट होता है, डाई मिथाइल गुवेनोसिन। मतलब अगर आप बहुत डिटेल स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे और ज़्यादा लेवल में, अभी तो हमारे लेवल में इतना है नहीं, तो जब बहुत डिटेल पढ़ेंगे तब यहाँ पे देखना पड़ेगा। मिथाइल गुवेनोसिन, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, जो DHU लूप हम कह रहे थे उसका फुल फॉर्म डाई हाइड्रो यूरिडीन है। राइबोथाइमिडीन है RT लूप, स्यूडो यूरिडीन साई, और आइनोसिन डेरिवेटिव ऑफ एडनिन, ये सब पाए जाते हैं अनयूजुअल बेसिस उस ट्रांसफर आरएनए में।
Transfer RNA is called the adapter molecule because it recognizes the codon of mRNA and bring amino acid accordingly. Transfer RNA को हम adapter molecule कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, मैसेंजर RNA में जो कोडॉन्स लिखे हैं उनको पढ़ता है या समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाता है, तो उसे हम अडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं. फॉर ब्रिंगिंग मेथायोनिन टू टाइप ऑफ ट्रांसफर RNA प्रेजेंट. तो सारे बेसिस जो हमारे अमाइनो एसिड हैं उसके लिए एक एक ट्रांसफर RNA प्रेजेंट होता है, लेकिन मेथियोनिन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके लिए दो दो ट्रांसफर RNA प्रेजेंट होते हैं. और कौन कौन से दो ट्रांसफर RNA होते हैं? एक तो होता है मेथियोनिन. देखिए क्या होता है कि मेथियोनिन जो है उसका डुअल फंक्शन, जैसे हमने कोडॉन पढ़ते समय पढ़ा था कि डुअल फंक्शन होता है. कौन कौन सा फंक्शन होता है? एक फंक्शन होता है कि एज अ स्टार्टर मॉलिक्यूल, मतलब जब कोडॉन की स्टार्टिंग हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड स्टार्ट होगा बनना, तो पहले मेथियोनिन ही आएगा. उसके बाद बीच में भी वो आ सकता है. तो जब एज अ स्टार्टर आएगा, मतलब पहली बार आएगा, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसफर RNA फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन. फॉर्मुलेटेड मतलब यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप यानी C+O और H का यूज़ कर दिया गया है, फॉर्मुलेशन कर दिया गया, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, ऐसे कहते हैं फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन. तो एक ट्रांसफर RNA जो स्टार्टिंग की तरह काम करेगा, स्टार्टर की तरह काम करेगा, उसमें फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होगा. फॉर्मुलेशन क्यों होता है ये भी हमें बताएंगे अभी. और दूसरा जो होता है, अगर बीच में कहीं मेथियोनिन की ज़रूरत है तो वो दूसरा ट्रांसफर RNA लाता है tRNA मेथियोनिन. वो मेथियोनिन लाता है जब वहाँ स्टार्टर की तरह काम नहीं करता है. फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट स्टार्टर अमाइनो एसिड इज डन टू प्रोटेक्ट द फर्स्ट अमाइनो एसिड फ्रॉम मेकिंग बॉन्ड. तो ऐसा इसलिए किया था कि वो दूसरे से बॉन्ड ना बना ले. अब कैसे, थोड़ा सा आगे समझते हैं. देखिए, मैंने अमाइनो एसिड पहले भी थोड़ा समझा दिया था, लेकिन फिर से एक बार समझा देती हूँ. अमाइनो एसिड क्या होता है कि एक मीथेन ग्रुप होता है, सब्सटीट्यूटेड मीथेन कहते हैं अमाइनो एसिड को. तो मीथेन ग्रुप है, कार्बन है, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है और एक R वेरिएबल ग्रुप है. ठीक है, ये हमारे पाए जाते हैं किसमें? अमाइनो एसिड में. तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? Peptide bond is formed from carboxylic group of first amino acid and amino group of next amino acid. पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन में बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पहले अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब जो पहला अमाइनो एसिड लेंगे उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से, मतलब इस तरह से. मतलब कि ये जो बॉन्ड बनेगा ये नॉर्मल जैसे हमारा बॉन्ड बनता है हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ग्रुप के बीच में, वही बॉन्ड है, कुछ अलग नहीं है. लेकिन यहाँ पे इसे पेप्टाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं? अमाइड बॉन्ड क्यों नहीं कहते हैं? अमाइड लिंकेज क्यों नहीं कहते हैं? अमाइड लिंकेज भी होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन के ग्रुप में जो अमाइड लिंकेज होता है, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में. अमाइड लिंकेज बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और अमीन ग्रुप के बीच में, तो अमाइड बॉन्ड इसे कहते हैं, अमाइड लिंकेज, इस तरह से. तो लेकिन अमाइड बॉन्ड जो है वो पहले अमीनो ग्रुप से दूसरे कार्बोक्सिलिक से भी बन सकता है, लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसके लिए कंडीशन है कि जो पहला अमाइनो एसिड होगा उसके कार्बोक्सिलिक एंड से ही हम बॉन्डिंग शुरू करेंगे और दूसरे वाले अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप से बॉन्डिंग करेंगे. ठीक है, ये रूल होता है. जैसे कि अगर ये पहला अमाइनो एसिड है तो दूसरे वाले का NH2 ग्रुप लेंगे, पहले वाले का NH2 ग्रुप नहीं यूज़ करेंगे. तो अगर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नेचर में ये फ्री रहेगा, अगर फ्री रहेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देगा. इसीलिए पहले जो पेप्टाइड मतलब बनता है, पहला जो कोडॉन मेथियोनिन होता है उसमें फॉर्माइलेशन किया जाता है. फॉर्माइलेशन करने से क्या होता है, ये जो अमाइड या अमीन ग्रुप है ये फ्री नहीं रहता है. अगर फ्री नहीं रहेगा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसीलिए फॉर्मुलेशन इसका किया जाता है. ठीक है, हमको आप समझ में आ रहा है फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है. तो पहला पॉइंट ये था याद करने का कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड. ये याद कर लीजिएगा और मैंने समझा भी दिया. और फॉर्मुलेशन क्यों कराते हैं? ताकि इस अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं मेथियोनिन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. मेथियोनिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है. एक कार्बन है,
फिर उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीन ग्रुप, और CH2 CH2F, इस जो R था वहाँ पे ये है CH2 CH2S एंड CH3। अब इसका फॉर्मुलेशन करने का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइडिक ग्रुप लग गया। जब यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लग गया जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये मतलब NH के साइड से बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो फॉर्मुलेशन हो गया, फॉर्मुलेटेड मिथाइल हो गया, फॉर्मुलेटेड मैथ्योनीन हो गया, मैथ्योनीन आप लिख लीजिएगा। तो फॉर्मुलेटेड मैथ्योनीन, अब जो बचेगा फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही नेक्स्ट अमीन ग्रुप से रिएक्शन करेगा और नया एक बॉन्ड बनाएगा आपस में, और जिसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। इट प्रोटेक्ट्स, जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन प्रोटेक्ट अमाइनो ग्रुप ऑफ मैथ्योनीन टू टेक पार्ट इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बाय अमाइनो ग्रुप। तो ये मैथ्योनीन को प्रोटेक्ट करता है कि जो प्रोटीन मतलब मैथ्योनीन है वो अमीनो ग्रुप की तरफ से बॉन्डिंग ना करे। बस इतना ही काम इसका होता है फॉर्मुलेशन का, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए से कैसे अटैच होता है। देखिए, ये अमाइनो एसिड अटैचेस विथ ट्रांसफर आरएनए विथ हिज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ता है, किससे, जो हमारा हाँ, ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड अपने कार्बोक्सिलिक एंड से जुड़ता है। तो ये हमारा ट्रांसफर आरएनए, ये हमारा टीआरएनए है, ये हमारा टीआरएनए है, और इसके OH ग्रुप से इसका CH मतलब कार्बोक्सिलिक एंड जुड़ेगा, और फिर यहाँ पे हमारा बन जाएगा ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड से जुड़ गया। अब ये अमाइनो एसिड जो जुड़ा हुआ है ये जाएगा ट्रांसफर आरएनए के पास, एंटी कोडॉन लूप है, ये एंटी कोडॉन जाके कोड को पढ़ेंगे, कोड कौन से, मैसेंजर आरएनए वाले कोड को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो बेस लाएंगे और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। अब कैसे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड ये तो हम प्रोटीन सिंथेसिस में ही पढ़ेंगे। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब सेम चीज़ जो हमने अपने नोट से पढ़ लिया है अब उसको एक बार NCERT से पढ़ ले, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि सब कुछ सही सही है, और कोई पॉइंट अगर हमसे भी छूट गया हो तो वो हमें NCERT में मिल जाए और समझ में भी आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए द अडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए क्या कहा गया, अडाप्टर मॉलिक्यूल। क्यों अडाप्टर, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए के बेसिस को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग जो है अमाइनो एसिड ले आता है। From very beginning, the proposition of code, it was clear to Francis Crick. From very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid, because amino acid have no structural specialities to read the code uniquely. तो जब प्रोपोजिशन या कोड का प्रोपोजिशन हुआ है बहुत शुरुआत से ही, फ्रैंकिस क्रिक को ये बात क्लियर थी कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होता होगा जिसकी जो कि जेनेटिक कोड को रीड करता होगा, जो कोड हैं कोडॉन्स हैं उनको पढ़ता होगा और उस कोडॉन के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को लिंक करता होगा। क्योंकि जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है जो कोड के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। मतलब जैसे कि कोई अगर कोड है तो अगर वो कोड है तो उसकी यूनिकली ऐसा कुछ स्पेशलिटी उसमें नहीं होती कि अगर कोड है तो अमाइनो एसिड समझ जाए। तो ऐसा कोई ज़रूर बीच में एक ऐसा मीडिएटर की तरह समझ लीजिए होता होगा जो उस कोड को पढ़े और उस कोड को उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो किसी बाहर से या दूसरे देश से आया है, मान लीजिए जापान से या कहीं और से आया हुआ है, जापानीज़ है कुछ है, वो इंडिया में आएगा, इंडिया की लैंग्वेज उसको नहीं आती है और इंडिया के लोगों को भी जापान की लैंग्वेज नहीं आती है। तो बीच में वो किसी ट्रांसलेटर को रखेगा, एक ऐसा पर्सन जो कि जापान की भाषा भी आती हो जिसको और जिसको इंडिया की भाषा भी आती हो। तो वो पर्सन क्या करेगा, जापान के आदमी की जो मैसेज हो गया जो भी बोलेगा वो आदमी उसको ट्रांसलेट करके इंडिया वाले आदमी को समझाएगा और इंडिया वाले का जो लैंग्वेज होगा वो जापान वाले को समझाएगा। उसी तरह से ट्रांसफ़र आरएनए का जो काम होता है वो जेनेटिक कोड को रीड करता है
और जेनेटिक कोड की रीडिंग के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड ले आता है। तो एक बीच का काम कर रहा है और इस तरह से उसका ये काम है। He postulated that presence of adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would be bind to the specific amino acid। तो उन्होंने ये पोस्टुलेट किया, बताया कि ज़रूर ही एक ऐसा अडाप्टर मॉलिक्यूल होगा जो कि एक तरफ कोडॉन की रीडिंग करे और दूसरी तरफ उसके अकॉर्डिंग, कोडॉन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ले आए। तो उन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि ज़रूर ही नेचर में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एडाप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जो कि जेनेटिक कोड को रीड करे और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड ले आए ताकि प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल हो सके। द tRNA देन कॉल्ड sRNA या soluble RNA, उस समय इसलिए tRNA को soluble RNA भी कहते हैं, वर नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वॉज पोस्टुलेटेड। जेनेटिक कोड के पोस्टुलेट होने मतलब जेनेटिक कोड के पता होने से पहले ही ये बात पता चल गई थी कि एक tRNA होगा, ट्रांसफ़र RNA होगा जो जेनेटिक कोड जो भी होगा उसको पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड ले आता होगा। और उसे सॉल्युबल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि मतलब सॉल्युबल की तरह कि वो एक तरफ का कोडॉन पढ़ ले रहा है, दूसरी तरफ से लेते आ रहा है, इस तरह से सॉल्युबल आरएनए। हाउएवर इट्स रोल एज एन अडाप्टर वाज असाइंड मच लेटर, लेकिन एज अ अडाप्टर, एज उसका जो रोल था वो बहुत बाद में पता चला या असाइन हुआ उसको, ट्रांसफ़र आरएनए को। अब यहाँ पे भी ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें ट्रांसफ़र आरएनए है, इसमें कौन सा लूप है? एंटी कोडॉन लूप है। और कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं? मैसेंजर आरएनए में। तो एंटी कोडॉन है, देखिए कोडॉन जैसे मान लीजिए AGU है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन क्या होगा? A की जगह U होगा, G की जगह C होगा और U की जगह A होगा। यह है एंटी कोडॉन लूप, ओके। और इसे ट्रांसफ़र आरएनए तो है ही, और यहाँ पे देखिए अमाइनो एसिड बाइंड है 3 एंड की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए है, मैसेंजर, ये मैसेंजर आरएनए हमारा रेड वाला, और फिर यहाँ पे कोडॉन, ये अकॉर्डिंगली एंटी कोडॉन, फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड। इस तरह से स्ट्रक्चर है एडाप्टर मॉलिक्यूल या ट्रांसफ़र आरएनए का। द tRNA हैज़ एन एंटी कोडॉन लूप। ट्रांसफ़र आरएनए के पास एक एंटी कोडॉन लूप होता है, दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोड एंड इट ऑल्सो हैज़ अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। तो जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए है उसके पास एक एंटी कोडॉन लूप है, जैसे मैंने बताया एंटी कोडॉन लूप है, और एंटी कोडॉन लूप है, और दैट हैज़ कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस टू द कोड। मतलब जो एंटी कोडॉन लूप है उसके पास जो कोडॉन है या मैसेंजर आरएनए में जो कोडॉन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आसान है। और इट हैज़ एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और उसके पास एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है 3 एंड की तरफ, टू विच इट बाइंड्स टू अमाइनो एसिड, जिससे वो अमाइनो एसिड को बांधता है। ट्रांसफ़र आरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, और हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है, क्योंकि देखिए जो कोडॉन एंटी कोडॉन वो स्पेसिफिक हैं, इसीलिए हर एक अमाइनो एसिड के लिए जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो स्पेसिफिक होगा। मतलब किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए सेम ट्रांसफ़र आरएनए नहीं होता है, जो अमाइनो एसिड है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रांसफ़र आरएनए होगा, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। For initiation, there is another specific tRNA that is referred to a initiator RNA। जैसे मैंने बताया कि मेथियोनिन को कोड करने के लिए 2 ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, एक तो होता है इनिशिएटर वाला, मतलब जो स्टार्टर होता है, स्टार्ट करता है, एक दूसरा जो होता है बीच में कभी आ जाता है उसके लिए होता है। तो पहला इनिशिएशन के लिए एक स्पेशल ट्रांसफ़र आरएनए होता है जिसे हम कहते हैं इनिशिएटर tRNA, ठीक है, वही फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन वाला। देयर आर नो ट्रांसफ़र आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई ट्रांसफ़र आरएनए नहीं होते हैं, इसलिए उनका कोडिंग भी नहीं हो पाता है। इन फिगर 6.12 मैंने इस फिगर में
The secondary structure of transfer RNA has been depicted that look like a clover leaf, जो एक क्लोवर लीफ की तरह दिख रहा था. In actual structure, the transfer RNA is compact molecule which looks like inverted L. तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है जिसे यहाँ दिखाएगा तो क्लोवर लीव की तरह दिख रहा है 2D स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि 3D में होगा ना, इस 2D में तो होगा नहीं, कोई भी लिविंग है, तो वो इन्वर्टेड एल शेप की तरह दिखता है एक्चुअल में. ठीक है, इतना हम ट्रांसफ़र आरएनए के बाद आपने पढ़ लिया अच्छे से. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन refers to the process of polymerization of amino acid to the form of polypeptide. तो ट्रांसलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम अमाइनो एसिड को पॉलीमराइज करते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड जोड़ते हैं, उससे तीसरा अमाइनो एसिड जोड़ते हैं, उससे चौथा अमाइनो, इस तरह से अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है. अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा, बताइए डाई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 1 मिनट रुकिएगा, सोचिएगा, लिखिएगा अपने कॉपी में, फिर बताइएगा. तो मैं बताती हूँ, डाई पेप्टाइड मतलब ये नहीं कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, वहाँ पे 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड को हम कहते हैं डाई पेप्टाइड बॉन्ड. इसी तरह से अगर हम ट्राई पेप्टाइड बोलें तो ट्राई पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड 3 होंगे, लेकिन उनके बीच का बॉन्ड कितना होगा? पेप्टाइड बॉन्ड 2 ही बॉन्ड होगा. तो ये मत समझिएगा ट्राई पेप्टाइड यानी 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा. अगर डाई पेप्टाइड कहीं लिखा है मतलब अमाइनो एसिड 2 हैं, उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है. अगर ट्राई पेप्टाइड लिखता है तो 3 अमाइनो एसिड हैं जिनके बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं. इसी तरह टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड हैं जिनके बीच में 3 पेप्टाइड लिंकेज है. और पेप्टाइड लिंकेज मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे बनता है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड टू द अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड. आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सब पॉइंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The order and the sequence of amino acid are defined by sequence of bases in the messenger RNA. तो मैसेंजर आरएनए में जो बेसेस हैं उनका जो ऑर्डर है, उनसे जो कोडॉन बन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही अमाइनो एसिड के भी सीक्वेंस होंगे. ठीक है. द अमाइनो एसिड आर ज्वाइंट बाई अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब बिना एनर्जी के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है. पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to the cognate transfer RNA, a process commonly known as charging of transfer RNA or aminosylation of transfer RNA to be more specific. एक्चुअली क्या होता है कि हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसके लिए क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड को हम चार्ज करते हैं. चार्ज करना यानी उस अमाइनो एसिड को एटीपी की प्रेजेंस, मतलब एटीपी के प्रेजेंस में हम लाते हैं, यानी एटीपी देते हैं जिससे वो चार्ज होता है, और फिर उसके कॉन्ग्नेट यानी उसके जो रिलेटिव ट्रांसफ़र आरएनए होगा उसको हम जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक. मतलब पहला फेज़ क्या होता है जिसमें अमीनो एसिड को हम एक्टिवेट करते हैं एटीपी के प्रेजेंस में, और फिर उसे हम ट्रांसफ़र आरएनए से जोड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए या अमाइनोसाइलेशन. और अगर 2 चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए एक साथ बहुत ही क्लोज लाए गए तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. अभी मैं ये सब बातें बताने के बाद एक बार आपको दिखाऊंगी एनिमेशन में, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जब एकदम पास आएंगे तो वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली ये फेवरेबल होगा. एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहांस द
रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसके प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा अपने नोट्स से बताऊंगी, उसके बाद हम एनिमेशन वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर से हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ओके। प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का पहला स्टेप जैसे मैंने बताया कि हमें अमाइनो एसिड को चार्ज करना है, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिना एनर्जी के बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एट वेरी बिगिनिंग एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड टेक्स प्लेस। सबसे पहले क्या होगा, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होगा, जिसमें क्या करते हैं हम अमाइनो एसिड को एटीपी के प्रेजेंस में एक्टिवेट करते हैं। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेज एक एंजाइम होता है जो अमाइनो एसिड एएमपी मतलब एटीपी को एएमपी में चेंज कर दे रहा है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर दे रहा है, जिसे हम कहते हैं अमाइनो असाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या होता है, एक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है। मतलब पहले हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर दिए इस एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये एंजाइम जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ये एंजाइम जो अमाइनो एसिड है उसको उसी ट्रांसफ़र आरएनए से जोड़ता है जिसमें उसका एंटीकोडॉन होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अटैचेस विद करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए। तो जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होता है उसके करस्पॉन्डिंग या कॉन्ग्नेंट ट्रांसफर आरएनए से जुड़ता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज डिसाइड द सेम अमाइनो एसिड अटैच टू दैट ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो एंजाइम मैंने बताया अमाइनो असाइल ट्रांसफर सिंथेटेज, ये क्या करता है, ये उसी जो अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुआ है उसे उसी के अकॉर्डिंग या करस्पॉन्डिंग वाले ट्रांसफर आरएनए से जोड़ता है, किसी और से नहीं जोड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कौन से प्रोटीन, अभी तो हमारा अमाइनो एसिड का क्या हुआ, चार्जिंग हुआ, अभी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ, अब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पहला स्टेप होता है इनिशिएट करना, प्रोसेस को स्टार्ट करना, बाद में पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, उसका इलोंगेशन करना, एक ही तो बॉन्ड बनाना नहीं, पॉलीमर बनाना है तो इलोंगेशन करना। नेक्स्ट फिर क्या होता है, फिर अब इलोंगेशन करने के बाद जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो टर्मिनेशन करना। ठीक है, इतनी बातें, बहुत कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बातें हैं और ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद पहला इनिशिएशन में क्या होता है, पहले ये सब बात मेरी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको मैं दिखाऊंगी एनिमेशन वीडियो में। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इनिशिएशन में क्या होता है, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम डिसोसिएट। क्योंकि जब मैंने बताया था, बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए, वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि एक बार एनिमेशन देख के ही तब यहाँ पे आते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन, कि ट्रांसलेशन इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल एंजाइम। पहला तो एंजाइम कौन सा, मैसेंजर आरएनए रिक्वायरमेंट होगा, मैसेंजर आरएनए होना चाहिए। दूसरा होता है राइबोसोम, जिसमें एक लार्जर सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, ये लार्जर ये स्मॉलर। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए की ज़रूरत होती है, अमाइनो एसिड को लाने के लिए, कोडॉन पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए की ज़रूरत होती है। और चौथा होता है रिलीज फैक्टर, इसका यूज़ होता है प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए। अब स्टेजेस क्या होते हैं ट्रांसफर आरएनए के, पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन होता है, फिर क्या होता है, एलोंगेशन होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन। आपको मैंने इतना बताया है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए आप देख सकते हैं यहाँ, मैसेंजर आरएनए इसका ये 5 एंड है और इसका 3 एंड है, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। ठीक है, 5 एंड एंड 3 एंड। और जो 3 एंड हमारा होता है, राइट, वहाँ पे पॉली ए टेल पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जब वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा था तो पॉली ए टेल पाया जाता है, यहाँ पे पॉली ए टेल आप जैसे देख सकते हैं, पॉली ए टेल 3 एंड की तरफ, और 5 एंड की तरफ कैपिंग होती है, कैप पाया जाता है। और इसमें डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, जेनेटिक कोड्स। और 5 एंड की तरफ क्या होता है हमारा,
मेथाइलेटेड कैप होता है। मैसेंजर आरएनए का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है इनिशिएशन में कि स्मॉलर सब यूनिट आता है राइबोसोम का, वो मैसेंजर आरएनए के 5 एंड की तरफ जुड़ जाता है, और जहाँ पहला इनिशिएशन स्टेज है वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पहला इनिशिएशन स्टेज में कोडॉन होगा वहाँ पे। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए, जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए था मिथाइलेटेड फॉर्मुलेटेड मिथाइलिन, और ये ट्रांसफ़र आरएनए का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और ये जो हमारा है रेड कलर से बना हुआ, ये हमारा है अमाइनो एसिड। ट्रांसफ़र आरएनए में एंटी कोडॉन लूप है, देखिए आप एंटी कोडॉन लूप है। अब ये एंटी कोडॉन अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन से जाके मिलेगा कहाँ पे, मैसेंजर आरएनए में, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन AUG होता है, इसलिए पहले वहाँ जाके मिल रहा है AUG से पहला। अब जब पहले ये जाके जुड़ जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे पहले तो चार्ज हो चुका है, चार्ज होने के बाद ही ये मेथियोनिन वाला, ये मेथियोनिन ही है, रेड कलर का जो बना हुआ है मेथियोनिन ही है। तो अब आगे क्या होगा स्टेप, देखिए जब स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाता है उसके बाद लार्जर सब यूनिट आता है। देखिए लार्जर सब यूनिट आ रहा है और इसे स्ट्रांगली पैक कर लेगा ट्रांसफ़र आरएनए को। ये कौन सा, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, 2 सब यूनिट से बना होता है। अब देखिए इस सब यूनिट में 2 जगह बन जाता है, एक होता है P साइड और एक होता है A साइड, 2 साइड बन जाती हैं। P साइड यानी पेप्टाइडल साइड और A साइड यानी अमाइनोसाइल साइड। देखिए ये P साइड है, P साइड पे पहला कोडॉन जुड़ जाएगा AUG वाला, और A साइड पे यानी कि इधर साइड में दूसरा कोडॉन आके बैठेगा। देखिए यहाँ पेप्टाइडल साइड और अमाइनो एसाइल साइड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब पहला जुड़ गया, उसके बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कि अब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इतने पास आ जाएंगे कि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इन दोनों एकदम पास आ जाएंगे, देखिए पास आ रहे हैं, और पास आने के बाद आपस में जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो पहला ट्रांसफर आना निकल जाएगा। अब ये जो राइबोसोम है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, इलोंगेशन वाले स्टेप में आ गया, फिर एकदम ये पास आएंगे, पास आने की वजह से इनमें बॉन्ड बन जाएगा, फिर राइबोसोम आगे बढ़ेगा, मैसेंजर आरएनए की कोडिंग करेगा, फिर इसी तरह से अलग अलग ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे, बहुत पास आएंगे, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखिए अब दूसरे दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए आ रहे हैं अपने अमाइनो एसिड को लेके, और ये बॉन्ड इनके बीच में बनता चला जा रहा है। देखिए जैसे बॉन्ड बन रहा है, फिर यहाँ से टूटेगा। ये इस स्टेप को क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेप है, ये है इलोंगेशन। यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा और राइबोसोम अपना पढ़ता जाएगा कोडिंग, उसके अकॉर्डिंग एंटी कोडॉन या कोडॉन के अकॉर्डिंग अपना जुड़ते जाएंगे और एक पेप्टाइड बनता जाएगा। अब जब इलोंगेशन हो जाएगा, इलोंगेशन के बाद जब टर्मिनेशन साइड पे आएंगे, जहाँ पे कौन से कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। टर्मिनेशन साइड पे कौन से कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन, क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, इसलिए उनके लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं आता है, और फिर वहाँ से जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अभी इलोंगेशन हो रहा है, अभी देखिए ये जो फैक्टर है आपको दिख रहा है, ये रिलीज फैक्टर है। जब स्टॉप कोडॉन के पास आ जाएंगे तो ये रिलीज फैक्टर जुड़ जाएगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन या जो ट्रांसफर जुड़ा था, अब ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, और ये जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई है वो हट जाएगी, राइबोसोम अलग हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा। अब ये प्रोटीन साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, फिर वहाँ फर्दर उसके मॉडिफिकेशंस होंगे। तो मैंने एनिमेशन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अब वही सेम चीज़ अपने नोट से देख लेते हैं एक बार। तो इनिशिएशन में क्या, जैसा पहला मैंने बताया था कि दोनों सब यूनिट क्या होंगे, राइबोसोम को डिसोसिएट होंगे, राइट। दोनों राइबोसोम के सब यूनिट डिसोसिएट होंगे, फिर वहाँ पे मैसेंजर आरएनए जाके जुड़ेगा। देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है, मैसेंजर आरएनए अटैच टू द स्मॉलर सब यूनिट, जैसा मैंने बताया, इन सच अ वे दैट फर्स्ट कोडॉन कम इन पी साइड, जैसे पी साइड बताया, पहला जो था पी साइड पे कोडॉन आएगा, और दूसरा जो सेकेंड कोडॉन है अटैचेस टू द ए साइड, अमाइनोसाइल साइड के साइड दूसरा कोडॉन आएगा। फिर क्या हुआ था, अब अपने से समझ सकते हैं, फिर मैं बता दे रही हूँ। ट्रांसफर आरएनए चार्ज्ड विथ फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन अटैचेस ऑन द पी साइड। तो पहला कौन सा आया था, मेथियोनिन आया था, वो भी कौन सा, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन आया था, वो पी साइड पे जुड़ गया था। और इस प्रोसेस के लिए जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की नहीं, जीटीपी की, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होगा, जब वो पी साइड पे जुड़ जाएगा कौन सा, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, तो अब क्या था,
लार्जर सब यूनिट अटैच होता था स्मॉलर सब यूनिट से। लार्जर सब यूनिट अटैचेस विद द स्मॉलर सब यूनिट एंड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया था, मतलब पहला स्टेप हो गया था। अब कौन सा स्टेप होगा? इलोंगेशन स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इलोंगेशन स्टेप है, यानी अब एक तो बन गया, पहले क्या हुआ कि दोनों सब यूनिट अलग हो गए, सब यूनिट अलग होने के बाद मैसेंजर आरएनए से छोटा वाला सब यूनिट जुड़ गया 5 एंड की तरफ, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन आया, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ा, और लार्जर सब यूनिट के पी साइड पे पहला जुड़ा था और दूसरे साइड पे कौन सा आएगा? ए पे आएगा। अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए विथ अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड ऑन ए साइड, तो इलोंगेशन वाले सेकेंड स्टेप में क्या था कि ए साइड पे दूसरा अमाइनो एसिड आ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि जो पहला वाला अमाइनो एसिड जो जुड़ा था ट्रांसफर आरएनए से, वो टूट के पहले ट्रांसफर आरएनए से टूट के दूसरे वाले ट्रांसफर आरएनए पे आ जा रहा था। तो अमाइनो एसिड डिटैच्ड फ्रॉम पी साइड अटैच्ड विथ ए साइड, जो पी साइड का अमाइनो एसिड था वो वहाँ से डिटैच होके मतलब निकल के ए साइड पे आ जा रहा था। एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक एंजाइम है, जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो कौन सा एंजाइम था? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। वो क्या? ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में मदद करता था। और इस एंजाइम की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एंजाइम प्रोटीन एंजाइम नहीं है, मतलब ये खुद प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, जबकि ये कौन सा एंजाइम है? बट 23S राइबोसोम ऑफ लार्जर सब यूनिट इटसेल्फ फंक्शन एज एंजाइम। जो लार्जर सब यूनिट था उसमें 23S, जो हमारा लार्जर सब यूनिट था उसमें 23S राइबोसोमल आरएनए था, आरएनए, जो कि खुद ही एंजाइम की तरह वर्क कर रहा था, और उस एंजाइम का क्या नाम था? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, वो प्रोटीन एंजाइम नहीं था, वो कौन सा एंजाइम था? वो खुद ही आरएनए का ही एंजाइम था लार्जर सब यूनिट के। फिर थर्ड स्टेप क्या था? ट्रांसलोकेशन, यानी कि एक अमाइनो एसिड दूसरे टूट के दूसरे अमाइनो पर जुड़ा था, नहीं सॉरी, ट्रांसलोकेशन मतलब कि अब जो हमारा राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए के फर्दर कोड को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो राइबोसोम मूव टुवर्ड द 3 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए 1 कोडॉन डिस्टेंस, मतलब एक कोडॉन फिर दूसरे कोडॉन की तरफ फिर तीसरे कोडॉन की तरफ, ऐसे धीरे धीरे करते हुए मैसेंजर आरएनए 5 से 3 एंड की तरफ कोड्स को पढ़ते हुए चला जा रहा था। राइबोसोम बढ़ रहा था मैसेंजर आरएनए की तरफ, और जो ट्रांसफर आरएनए था वो कोड पढ़ के उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड ला रहा था, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना था? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज बना रहा था उनके आसपास आने से। all the three step of elongation are repeated again and again, और जो elongation का स्टेप है वो अगेन एंड अगेन, जब तक कोडॉन्स हैं तब तक वो बढ़ता जाएगा, इलोंगेट करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा, यानी जहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे, तो वहाँ प्रोसेस टर्मिनेट होगा, वहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आ रहा था जिसकी वजह से बॉन्ड जो था वो टूट के अलग हो जा रहा था। देखते हैं आगे। ऑल द 3 स्टेप ऑफ इलोंगेशन रिपीटेड अगेन अगेन, देन व्हेन नॉनसेंस कोडॉन यानी जो कोई भी कोडॉन कोड को नहीं दिखते या स्टॉप कोडॉन कम नियर ए एंड की तरफ जब कोई भी स्टॉप कोडॉन आ रहा था, नो ट्रांसफर आरएनए कैन सेंस स्टॉप कोडॉन, क्योंकि मैंने बताया कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। तो जब स्टॉप कोडॉन आ जा रहा था तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे क्योंकि ट्रांसफर आरएनए नहीं है, वहाँ अमाइनो एसिड नहीं आ सकता, इसलिए देन रिलीज फैक्टर हाइड्रोलाइजेज द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर आरएनए। तो एक रिलीज फैक्टर आ रहा था जो अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए के बीच का बॉन्ड तोड़ दे रहा था, और जो हमारा पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर बना था वो रिलीज इन द साइटोसोल, यानी साइटोसोल में वो रिलीज हो गया था। तो यहाँ तक हमने एनिमेशन से देख लिया, समझ लिया, इसको मैंने नोट्स बना दिया। ये नोट्स आप अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, फिर उसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। और थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे पॉलीसोम्स क्या होते हैं, पॉलीराइबोसोम, जब एक मैसेंजर आरएनए पे एक से ज़्यादा
एक मैसेंजर आरएनए पे एक से ज़्यादा राइबोसोम लग जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। जब एक मैसेंजर आरएनए पे एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। ये कब रिक्वायरमेंट है? जब प्रोटीन सिंथेसिस बहुत फास्ट करनी होती है तब ऐसे राइबोसोम्स, मतलब एक ही मैसेंजर आरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं कि जल्दी जल्दी प्रोटीन बन सके। और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी तो डाइमर का फॉर्मेशन होगा। जो डाइमर था, दोनों मतलब दोनों सब यूनिट जुड़ जाते थे, और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम की जाएगी तो दोनों यूनिट डिसोसिएट कर जाएंगे, राइबोसोम वाले दो यूनिट जो होते हैं। और पोस्ट ट्रांसलेशन कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जब प्रोटीन बन जाता है पर पॉलीपेप्टाइड का चेन बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोटीन को कहाँ जाना है, किधर टारगेट करना है, तो उस हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं फर्दर। ठीक है, तो एक बार फिर से हम एनसीईआरटी रीडिंग जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन मैसेंजर आरएनए। जो बेसेस मैसेंजर आरएनए में होंगे उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड के भी सीक्वेंस होगा। अमाइनो एसिड जो होंगे किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए पहला स्टेप जो था वो इटसेल्फ अमाइनो एसिड को हम चार्ज कर रहे थे। किसके प्रेजेंस में चार्ज कर रहे थे? एटीपी के प्रेजेंस में चार्ज कर रहे थे। और चार्ज करने के बाद क्या करते थे हम कि उसके कॉन्ग्नेट, उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए से हम जोड़ भी रहे थे, जिसे हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहते थे या अमाइनोसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और दो ट्रांसफर आरएनए जब चार्ज ट्रांसफर आरएनए एक पास आ जा रहे थे, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। जब दोनों ट्रांसफर आरएनए एक साथ आ जाते थे तो उनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन था वो फेवर था एनर्जेटिकली। देखिए यहाँ पे पी साइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी वाले पोर्शन में पी साइट है, यहाँ ए साइट है। तो यहाँ पे पहला आरएनए आया, सॉरी पहला ट्रांसफर आरएनए आया, फिर उससे जो बॉन्ड बना था वो टूट के फिर यहाँ पे दूसरे पे अटैच हो जाता है ये। ठीक है, द presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो था एंजाइम, जो कि खुद ही एक राइबोसोम था, मतलब सॉरी आरएनए था, आरएनए एंजाइम था, वो क्या करता था इस प्रोसेस की या प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस को इन्हेंस कर देता था, बढ़ा दे रहा था। सेलुलर फैक्ट्री फॉर द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। राइबोसोम बनाने के लिए जो सेलुलर फैक्ट्री थी वो कौन सी थी? राइबोसोम बनाने क्या कह रही, सॉरी प्रोटीन बनाने की जो सेलुलर फैक्ट्री है वो कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एट अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। जो राइबोसोम्स हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं और लगभग 80 तरह के डिफरेंट प्रोटीन होते हैं जिनसे राइबोसोम्स बनते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेज इट एग्जिस्ट इन 2 सब यूनिट। और जब वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, एक्टिव नहीं होता है, तो उस समय वो 2 सब यूनिट की तरह वर्क करता है। द लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट। एक बड़ा सब यूनिट और एक छोटा सब यूनिट। When the smaller subunit encounters a messenger RNA, जब छोटा सब यूनिट मैसेंजर आरएनए को इनकाउंटर करता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। मतलब जब छोटा वाला सब यूनिट मैसेंजर आरएनए से मिलता है या जुड़ता है तब प्रोटीन ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन के सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में 2 साइट होते हैं। कौन कौन से साइट? एक होता है पी साइड, एक होता है ए साइड, राइट। देर आर 2 साइट ऑफ इन लार्जर सब यूनिट फॉर द सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड, मतलब सब्सिक्वेंट यानी बगल वाले अमीनो एसिड के लिए, टू बाइंड टू, और उससे जैसे जो ट्रांसफर जुड़ा था उनके लिए, एंड दस टू जी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि वो इतने क्लोज हो सके कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो सके। क्लोज इनफ
टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि वो इतने पास हो सके कि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सके। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, तो जैसे मैंने बताया कि राइबोसोम किस तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। कौन सा? 23S rRNA इन बैक्टीरिया एंड एंजाइम राइबोजाइम, मतलब जो 23S RNA है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, वो rRNA है, राइबोसोमल RNA है, जिसे कहते हैं राइबोजाइम। जो एंजाइम RNA से बने होते हैं उन्हें राइबोजाइम कहते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और ये क्या करता है? एंजाइम की तरह काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। A translation unit in messenger RNA is a sequence of RNA that is flanked by start codon and stop codon। तो एक ट्रांसलेशनल यूनिट क्या होता है मैसेंजर आरएनए में? मैसेंजर आरएनए हमारा है, मैसेंजर आरएनए में जो ट्रांसलेशनल, जैसे हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पढ़े थे उसी तरह ट्रांसलेशनल यूनिट वो क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है आरएनए का जो कि फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन, मतलब स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में होता है कि स्टार्ट कोडॉन है हमारा और एक स्टॉप कोडॉन के बीच में जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट। एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के लिए वो कोड करता है कौन? ट्रांसलेशनल यूनिट। A messenger RNA also has additional sequences that are not translated and referred to as untranslated regions। तो मैसेंजर आरएनए में कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं और उन्हें हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। Untranslated region UTRs are present both at 5 and before start codon and 3 and after stop codon। तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, इनका प्रोटीन नहीं बनता है, वो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैसेंजर आरएनए है हमारा एक मैसेंजर आरएनए ये है, तो मैसेंजर आरएनए में एक तरफ क्या है हमारा स्टार्ट कोडॉन है, एक तरफ में स्टॉप कोडॉन है। तो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन मतलब स्टार्ट कोडॉन के पहले इस तरफ और स्टॉप कोडॉन के बाद में ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। यूटीआर्स जो हैं इधर ही प्रेजेंट होते हैं, स्टॉप कोडॉन के बाद और स्टार्ट कोडॉन के पहले अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन होना किसका है? जो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो मैसेंजर आरएनए होगा उसी का ट्रांसलेशन होना है, तो उसके आगे पीछे वाले ट्रांसलेशन होना नहीं है, इसलिए इन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, और इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो इफ़िशिएंटली हो सके, अच्छी तरह से हो सके। फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए एट स्टार्ट कोडॉन एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए। इनिशिएट करने के लिए जो राइबोसोम होगा वो मैसेंजर आरएनए से पहले जुड़ेगा और स्टार्ट कोडॉन जो है इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए ले आएगा। एंड द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन फेज होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टू द ट्रांसफर आरएनए। तो इस स्टेज में क्या होगा? जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़े हैं वो लिंक होंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस फेज कॉम्प्लेक्सेस composed of amino acid linked to transfer RNA sequentially bind to the appropriate codon in the transfer RNA। तो इस स्टेज में क्या होता है? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि अमाइनो एसिड से बने हैं, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसफर आरएनए से जुड़े हुए हैं, वो सिक्वेंशियली बाइंड करते कहाँ पे? एप्रोप्रिएट कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन्स बने हुए हैं उन कोडॉन से ये कॉम्प्लेक्सेस जुड़ते हैं जिनमें क्या होता है? एक अमाइनो एसिड भी पाया जाता है। ठीक है। फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर विथ ट्रांसफर एंटीकोडॉन, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस आ रहे थे वो एंटीकोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से पेयरिंग करते हैं। जैसे कि हमारा ट्रांसफर आरएनए है, यहाँ एंटीकोडॉन है और मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन होंगे, तो इनके ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो यहाँ पे अटैच होते हैं।
द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द मैसेंजर आरएनए। और जो राइबोसोम होता है वो कोडॉन से कोडॉन तक तरफ मूव करता है, किधर, 5 से 3 एंड के तरफ, 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड के तरफ, और सारे जो कोडिंग होंगे उसको ये पढ़ता चला जाता है और ट्रांसफर आरएनए पढ़ के अकॉर्डिंगली बेसिस को लाता है, अमीनो एसिड्स को लाता है। अमीनो एसिड्स are added one by one and translated into polypeptides। और जो अमाइनो एसिड हैं एक के बाद एक करके जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा, सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय डीएनए। और ये जो सीक्वेंसेस अमाइनो एसिड के हैं वो कौन डिक्टेट किया था? डीएनए डिक्टेट किया था। क्यों? क्योंकि डीएनए से बना था हमारा आरएनए और आरएनए से फिर बन रहा है प्रोटीन। तो इनिशियली डिक्टेट कौन किया था? डीएनए बताया था, लेकिन एक्सप्रेस किसके साथ होता? रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर आरएनए। रिप्रेजेंट कौन कर रहा था डीएनए के कोड को? मैसेंजर आरएनए। एट द एंड जब एलोंगेशन हो जाता है, एट द एंड द रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन यानी अंतिम वाला जो कोडॉन होगा मैसेंजर आरएनए पे स्टॉप कोडॉन होगा, वहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आता है और टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। जब टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेटिंग फैक्टर आता है, तो क्या करता है? स्टॉप कोडॉन पास आता है, वहाँ पे जो अमीनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए के बीच में जो बॉन्ड बना था उसको तोड़ता है और फिर जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसको रिलीज़ कर देता है, राइबोसोम डिटैच हो जाता है और जो पॉलीपेप्टाइड हमारा बनता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। वो फिर फर्दर उसमें मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंगली होते हैं और वो प्रोटीन बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। आई होप सब बातें एक एक बातें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ना है तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।